गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करेंगे। 10 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आराम से पूरा सेशन देखिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, या फिर प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक के। ओके, तो जिस भी डे की करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है। हर डे की आपको करंट अफेयर की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करेंगे 10 दिसंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे यहां पर, ध्यान से सुनिए। 9 दिसंबर 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो एक नई स्कीम है, देखिए, बीमा सखी योजना। आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि महिलाओं के लिए शुरू की गई है। कहां से शुरू की गई? तो इसे लॉन्च किया गया है हरियाणा के पानीपत से। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया है बीमा सखी योजना को। ठीक है, अब लाभ किसे दिया जाएगा, स्कीम क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो यह समझो कि ये जो इनिशिएटिव है ना, ये एलआईसी का एक इनिशिएटिव है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी के नाम से नॉर्मली जाना जाता है। तो बीमा सखी स्कीम एलआईसी का ही एक इनिशिएटिव है, या इसी के तहत चलाई जा रही योजना है, जिसका शुभारंभ किया है भारत के पीएम ने, जिसकी शुरुआत की है भारत के पीएम ने हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, लाभ किसे दिया जाएगा? तो ऐसी महिलाएं देश में जो कि 10th पास हैं। ठीक है, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 10th पास होना चाहिए ऐसी महिलाओं को जो कि 18 से 70 वर्ष की आयु के मध्य की है, 18 और 70 के मध्य की। ऐसी महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है बीमा सखी स्कीम को। देखिए, 10वीं पास जो महिलाएं हैं वो एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम कर सकेगी। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाने वाली है गवर्नमेंट के द्वारा, और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मतलब एक आर्थिक सहायता दी जाएगी, एक निश्चित राशि दी जाएगी उनको ट्रेनिंग के पीरियड में भी। ओके, ट्रेनिंग जब वो कर रही है उस वक्त भी उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी? तो देखिए, योजना के माध्यम से पहले साल 7,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और तीसरे साल में 5,000 रुपए पर मंथ की आर्थिक सहायता महिलाओं को दी जाने वाली है, 18 से 70 साल की महिलाओं को जो कि 10th पास है। उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें एक तो एम्प्लॉयमेंट देना, और इसके अलावा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। फाइनेंशियल कंडीशन महिलाओं की ठीक हो, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे पूरा किया जा सके, और इसी के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सकेगा। 18 से 70 साल आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है बीमा सखी स्कीम का। एलआईसी का इनिशिएटिव है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से इसका शुभारंभ किया है। सेकेंड क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पूर्व मुख्यमंत्री एमडीआर रामचंद्रन का निधन हो गया? तो एमडीआर रामचंद्रन हाल ही में लंबी आयु के बाद 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये कभी पौंडीचेरी के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। पौंडीचेरी, अब इसे पौदुचेरी के नाम से नॉर्मली जाना जाता है, पौंडीचेरी हम बोल लेंगे इसको। तो दिसंबर 2024 में पौंडीचेरी के फॉर्मर सीएम एमडीआर रामचंद्रन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काफी अलग अलग पार्टीज में ये रहे हैं, जैसे डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, एक पार्टी है साउथ इंडिया की, इसके सदस्य रहे हैं। एआईएडीएमके के मेंबर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियों में इन्होंने काम किया है। 1980 से 1983 और उसके बाद 1990 से 1991 तक 2 बार सीएम के रूप में काम किया है एमडीआर रामचंद्रन ने। कहां पर? पौदीचेरी राज्य के फॉर्मर सीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा कुछ समय तक पौदीचेरी जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2001 से 2006 तक। तो अब निधन हो गया है
MDR रामचंद्रन का, जो कि पौंडीचेरी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। यहां पर पुदुचेरी की नॉर्मली हम बात करते हैं तो आपको पता है दक्षिण भारत का एक यूनियन टेरिटरी है हमारा। अलग अलग क्षेत्रों में 4 छोटे छोटे जिलों में अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है पूरी ये यूनियन टेरिटरी। कभी एक फ्रेंच कॉलोनी थी, है ना, फ्रांसीसियो का उपनिवेश रहा है पौंडीचेरी। 1954 तक फ्रांसीसियो का ही यहां पर शासन था भारत की आजादी के बाद भी, लेकिन फिर कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि फ्रांसीसियो को जाना पड़ता है और वो देखते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों पे यहाँ पर रख के इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगाएगी और फिर कंट्रोल रखेगी, तो उन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट ही रख ले। तो 1954 में इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने सौंप दिया और इंडिया के हाथ में आ जाता है एक 1954 में पुदुचेरी। और फिर 1963 में जो फ्रांस है वो ऑफिशियली फ्रांस पार्लियामेंट में एक बिल पारित करके ऑफिशियली इंडिया को यह सौंप देता है और भारत का ये अंग बन जाता है। हालांकि इंडिया का कंट्रोल 1954 में ही आ गया था, पर ऑफिशियली हमको एक रिटर्न में मिल गया फ्रांस की तरफ से 1963 में। ठीक है, पौंडीचेरी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दक्षिण में 4 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में। जैसे देखिए तमिलनाडु में पौंडीचेरी के नाम से ही जाना जाता है। तमिलनाडु में एक और क्षेत्र है कराईकल के नाम का। आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी का एक क्षेत्र देखने को मिलता है यमन के नाम का। और केरल में जो पौंडीचेरी का एक जिला है, क्षेत्र है, उसे माहे के नाम से जाना जाता है। पौंडीचेरी की कैपिटल है पुदुचेरी और के कैलाश नाथन यहाँ के उपराज्यपाल के पद पर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ के सीएम है NK रंगासामी। ठीक है, वर्तमान में सीएम है पुदुचेरी के। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की विधानसभा है। ठीक है, कमेंट में बताना अभी ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की विधानसभा है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए कंप्लीट जीके जीएस का जो ई बुक कलेक्शन है, जहां पर आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है बहुत ही डिटेल में वहां पर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सारे जो जीएस के आपके टॉपिक है, जीएस जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको यहां पर ई बुक कलेक्शन में अवेलेबल है। बायलिंगुअल आपको अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। दोनों की लिंकों को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर आप क्लिक करके इजीली इस ई बुक कलेक्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ठीक है, तो ध्यान से आप अवेल कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करके अवेल कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में ई बुक कलेक्शन को। इसके अलावा देखिए काफी स्टूडेंट OSS पैकेज के बारे में पूछ रहे थे, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारा करंट अफेयर का है। काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर ये 0 रुपीज में कैसे हमें मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा। तो देखिए करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन 2025 के लिए आपके लिए जो ईयरली पैकेज है, पहले तो ये समझो कि आपको मिल क्या क्या रहा है। तो देखिए मंथली डिटेल ई बुक आपको मिलती है ना, जहां पर पूरा अपडेटेड आपको हर मंथ करंट अफेयर मिलता है, हर मंथ का मंथली करंट अफेयर क्विज आपको यहां पर मिल जाती है PDF फॉर्म में, हर मंथ अपडेट होती है। करंट अफेयर का आप टेस्ट लगा सकते हैं हर मंथ। जितनी भी मैराथन आती है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सभी मैराथन की PDF भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सिंगल ईयरली पैकेज में अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF आपको यहां पर मिलेगी, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, है ना, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर उसकी PDF आपको मिल जाएगी। शंखनाद ईयरली ई बुक आपको यहां पर मिल जाएगी PDF फॉर्म में। और लेटेस्ट ऑल एग्जाम करंट अफेयर के PYQs भी आपको यहां पर मिलते हैं आपके ईयरली पैकेज में। तो देखिए आपको ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको 99 रुपीज पहले पे करने पड़ेंगे, और वहां पर जब आप इसे अवेल करते हैं 99 रुपीज में, तो आपका एक कूपन कोड जनरेट होता है 99 रुपीज का। आप अदर किसी कोर्स में वहां पर 99 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाता है क्रेजी जीके ट्रिक या रूट एप्लीकेशन पर।
ठीक है, तो आपको इसे अवेल करना पड़ेगा और फिर आपको 99 रुपीज का एक कूपन कोड जनरेट होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा जब आप उस ऑफर से कोई और प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई और कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहां पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर को। चलिए आगे आएंगे। दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई का एक्टिंग सेक्रेटरी की बात करें, कार्यवाहक सचिव की बात करें, तो ये अपॉइंट किए गए देवजीत सैकिया। ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है जब बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष पूछे थे। तो कार्यवाहक सचिव से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति हाल ही में जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, इनके द्वारा की गई। आपको पता है बीसीसीआई के जो कार्यवाहक सचिव थे ना जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के पहले चेयरमैन बने और अब ये आईसीसी के चेयरमैन है। तो जो पोस्ट खाली हुई थी बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव की, अब वो मिली है किसे? देवजीत सैकिया को। ठीक है, इनका कार्यकाल अगले साल सितंबर तक रहेगा जब तक एक स्थायी सचिव की नियुक्ति न की जाए। तो अभी एक्टिंग सचिव या फिर कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए हैं देवजीत सैकिया। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो रोजर बिन्नी। ठीक है, बीसीसीआई आपको पता है भारत में क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है, सबसे बड़ी। 1928 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हमें महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है और अध्यक्ष या प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? तो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने फाइनल में इंडिया को हराकर। किसको हराकर? इंडिया को हराकर। तो जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, विनर कौन रहा 2024 में? अंडर 19 मतलब 19 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी है ना, उनकी टीमें पार्टिसिपेट करती है हर देश की। और एशिया कप है तो एशिया के देश। क्लियर? तो यहां पर विनर रहा अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश और रनर अप हो जाता है इंडिया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर आयोजन कहां हुआ है? देखिए क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आयोजन हुआ है यूएई में। कहां पर? यूएई में। और इस साल ये 11th एडिशन है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का। फाइनल खेला गया था यूएई में इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। बांग्लादेश लगातार दूसरे साल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में विनर रहा है अंडर 19 में, लगातार दूसरी बार। क्योंकि 2023 में जब टूर्नामेंट हुआ था ना, तब भी बांग्लादेश ने ही अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और अब 2024 में जो 11th एडिशन हुआ है, उसमें इंडिया को हराकर बांग्लादेश ने ही अंडर 19 एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। सबसे पहली बार इस कप की या क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 1989 में की गई थी। 19 वर्ष से कम आयु के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका एक टूर्नामेंट है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। और सबसे सक्सेसफुल इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया रही है। 8 बार इंडिया ने, 11 एडिशन हुए, 8 बार इंडिया ने टाइटल जीता है। एशियन अंडर 19 एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ है या एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, 8 बार इंडिया ने जीता है। पर लगातार 2 बार से 10th और 11th एडिशन जो है वो बांग्लादेश ने अपने नाम किया। 2024 के फाइनल में इंडिया को हराकर बांग्लादेश ने यह खिताब अपने नाम किया। आगे आइए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, देखिए एंटी करप्शन, करप्शन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। करप्शन जानते हैं, किसी भी सिस्टम में सबसे बड़ा लूप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो करप्शन है। और इंडिया का क्या हाल है करप्शन के मामले में आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में किसी ने रिश्वत देके कोई टेंडर हासिल कर लिया। मान लो किसी गवर्नमेंट विभाग में पुल बनाने का किसी ने टेंडर ले लिया,
हालांकि वो कंपनी योग्य नहीं थी, उसकी रेपुटेशन खराब है, लेकिन उसने जो अधिकारी हैं जो स्वीकृत करते हैं उनको कमीशन पैसा खिला दिया। अब उसने जो ब्रिज बनाया कंपनी ने, जब कंपनी की रेपुटेशन सही नहीं है तो ब्रिज कैसा बनाएगी सोचिए। अब उसने अगर ब्रिज बनाया, 6 महीने साल भर गिर गया और उसमें किसी की मृत्यु हो गई, कौन जिम्मेदार है? तो ये एक भ्रष्टाचार बहुत ही डार्क साइड है किसी भी देश की डेवलपमेंट की या ग्रोथ को रोकने में ना, करप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको खत्म किया जाना जरूरी है। इंडिया में तो पता नहीं भगवान क्या हाल है, पर खत्म किया जाना जरूरी है। अब 2024 में जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया है ना, उसकी थीम की यहां पर बात की गई है, तो यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। एक बार रिपीट करता हूं, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी 2024 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह आना चाहिए कि सर मनाया कब जाता है, पहले तो ये बताओ। तो अगर हम मनाए जाने की बात करें तो 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। ठीक है, तो 2024 में थीम आपको पता चल गया कि थीम क्या है, मनाया कब गया, तो 9 दिसंबर को मनाया गया। वैसे देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर 2003 को सबसे पहली बार घोषणा की थी कि भैया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाएगा, मनाया जाएगा। इस डे का जो नॉर्मली प्रस्ताव था पहली बार अपनाया था और 2003 में पहली बार 9 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 2003 में मनाया तो गया, लेकिन इसे ऑफिशियली मान्यता उस वक्त तक नहीं दी गई थी। प्रस्ताव अपनाया गया, ठीक है, कुछ देशों ने मनाया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ने 2005 में ऑफिशियली इसे अनाउंस किया था कि अब मनाया जाएगा। मतलब 2003 में प्रस्ताव अपना लिया गया और कुछ देशों ने शुरुआत कर दी, लेकिन ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में इसे अपनाया था और 2005 से ऑफिशियली इसे मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? करप्शन के जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इंपैक्ट करता है करप्शन किसी भी देश की डेवलपमेंट को। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ लीगल और इथिकल जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना, है ना। सरकार, गवर्नमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट करवाना और इसके लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य मनाए जाने का इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 दिसंबर को। ठीक है, और थीम मैंने आपको बता दी है, आगे आएंगे। मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो डेफ गेम की बात करें, एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024, तो इसमें इंडिया रहा है मेडल टेली में 5th नंबर पर। 5th नंबर पर, ठीक है। देखिए, मेडल टेली की हम यहां पर बात करेंगे, पहले यह समझें कि एशिया पैसिफिक डेफ गेम 2024 का आयोजन कहां किया गया। तो आयोजन किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुरम में, मलेशिया में, और इस साल ये 10th एडिशन है। भारत के जो डेफ खिलाड़ी है ना, उन्होंने सभी खिलाड़ियों ने मिलकर 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। टोटल 55 मेडल, और 55 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में 5वें स्थान पर रहा है। आंसर ले लिया हमने 5th। ठीक है, आयोजन याद रखना 10th एडिशन है, आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम में। ठीक है, अब देखिए मेडल टेली एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमको फर्स्ट कंट्री के बारे में तो पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर रहा ईरान, टोटल 62 मेडल अपने नाम किए। शायद आपको ना दिखे इतनी दूर से, पर मैं आपको बता देता हूं, ईरान ने 62 मेडल जीते। सेकंड पर है कोरिया, इसने जीते हैं 48 मेडल। थर्ड पे रहा चाइना, जिसने जीते 36 मेडल। ठीक है, अब फोर्थ नंबर छोड़ दो, 5th पे इंडिया है, तो इसको याद कर लो। 55 मेडल, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो डेफ गेम्स से याद रखना इंडिया के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है, उनकी यहां पर मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है। अलग अलग इवेंट, कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से गेम्स में गोल्ड लेकर आए, यहां पर मैंने 8 की आपको लिस्ट दे दी है। एक बार पॉज करके देख लेना, या फिर जो आपको
पीडीएफ मिले, पीडीएफ आप ले लेना एप्लीकेशन से, उसमें एक बार इनको देख लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी जो हमारे प्लेयर हैं उनके नाम पूछे जाएं, जो हमारे एथलीट हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वो डेफ ओलंपिक या डेफ जो गेम्स होते हैं ना, जो सुनने की क्षमता जिनकी बाधित होती है ना, उनके लिए आयोजित किया जाने वाले गेम्स होते हैं। श्रवण शक्ति नॉर्मली बाधित होती है, सुनने की क्षमता, ठीक है, तो उन खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं डेफ गेम्स। डेफ ओलंपिक भी होता है और यहां पर डेफ गेम्स हैं, एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स, ठीक है। तो 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी और एशियन पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है समय समय पर। तो एशियन पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 की मेडल टेली में इंडिया कौन से स्थान पर रहा? तो इंडिया रहा 5th नंबर पर। और आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया है कुआलालंपुरम, जो कि मलेशिया में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस स्थान पर 4th इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन किया गया? तो एक कॉन्फ्रेंस है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, 4th सीजन है बैठक का, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत में देखिए ये जो आयोजन है क्यों करवाया जाता है, कौन कराता है, अगर हम इसकी बात करें तो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने नई दिल्ली में 4th इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कॉन्फ्रेंस 2024 का इनॉग्रेशन किया। भारत में इंटरनेट सेक्टर से जुड़े हुए नियम और पॉलिसीज, जो भी नियम है, जो भी रूल है, जो भी पॉलिसीज है, उन पर भारत के अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं जो कि इंटरनेट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े होते हैं, उन सभी के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट चर्चा करती है। इंडियन गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन ग्रुप होता है वो चर्चा करती है कि इंटरनेट से संबंधित जो नियम है, जो पॉलिसीज है हमारी, उसे और ज्यादा कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है, और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो जो इंटरनेट के अलग अलग सेक्टर, इंटरनेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनसे जुड़े हो इंटरनेट से, तो ऐसे लोगों को यहां पर बुलाया जाता है फोरम में और नॉर्मली उनसे चर्चा की जाती है कि इंटरनेट को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आयोजन कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है 4th इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। थीम की बात करें तो इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, वैसे ये इंडिया की, क्योंकि नाम ही है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, लेकिन एक्चुअल में ये एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसका एक पार्ट है जो कि इंडिया में आयोजित किया जाता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का एक इंडियन वर्जन है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किया जाता है अलग अलग देशों में। इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 में। इंडिया में इंटरनेट से जुड़े हुए जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन पर अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ मिलकर यहां पर चर्चा की जाती है, जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है उसमें। 4th एडिशन आयोजित किया गया कहां पर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, शुभारंभ किया है? तो हाल ही में देखिए भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कितनी? 11 फीट ऊंची। कहां स्थापित की गई? राजस्थान के जोधपुर में। यह जो प्रतिमा है ना, जो जोधपुर में गृह मंत्री ने जिसका अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, एक्चुअल में इसकी टोटल ऊंचाई 11 फीट है और इसका टोटल अगर हम वजन देखते हैं ना तो ये 1100 किलोग्राम। और इस प्रतिमा को जिस बेस पर फिट किया गया है, जिस बेस पर लगाया गया है, वो जो आसन है वो 8 फीट ऊंचा है। तो बेस 8 फीट ऊंचा है और प्रतिमा 11 फीट ऊंची देखने को मिलती है, ठीक है। और टोटल उसका वजन देखें तो 1100 किलोग्राम है प्रतिमा का। वैसे ये एक छोटी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि राजस्थान के जोधपुर में इनॉग्रेट की गई है गृह मंत्री के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो उसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। कहां पर? गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसका इनॉग्रेशन किया गया था। और उसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 182 मीटर
उसकी ऊंचाई है, जो कि गुजरात में स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब नॉर्मली सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी जानते हैं, भारत में आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत में जो देशी रियासतें थी उनको एकीकृत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहलाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को बंबई में हुआ था। भारत के पहले होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। इनका जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, उसे भारत में किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। किस भारतीय जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का विमेंस डबल का खिताब जीता है? तो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो विमेंस डबल का खिताब है वो भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो ने अपने नाम किया। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है जिन्होंने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस डबल का खिताब जीता है, ठीक है। आयोजन असम के गुवाहाटी में होगा, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। असम के गुवाहाटी में नवीन चंद्र बोरदोलोई इंडोर स्टेडियम है, जहां पर आयोजित किया गया गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब यहां पर विमेंस डबल और जो मेंस सिंगल है ना, उसका खिताब इंडिया ने जीता है, बाकी दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने जीता है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। विमेंस डबल का खिताब भारतीय बैडमिंटन जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो ने जीता। फाइनल में इन्होंने चीन की महिला जोड़ी को हराया है, नाम छोड़ देना, पर चीन की महिला जोड़ी को हराकर विमेंस डबल का खिताब अपने नाम किया, अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो। इसके अलावा मेंस सिंगल की अगर हम बात करते हैं तो यह खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने चीन के ही खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है, मेंस सिंगल का। गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत में आयोजित होने वाला एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी और इसका आयोजन करवाता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और असम बैडमिंटन एसोसिएशन, दोनों मिलकर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आईएनएस तुशील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस तुशील, तुशील क्या बोल रहा हूं, तुशील, आईएनएस तुशील, सही बोल रहा हूं। यहां से क्या है, डिस्टेंस कम होती है ना, पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। तुशील, ठीक है, क्लियर करना। आईएनएस तुशील की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया है कलिनिनग्राद में। यह प्लेस हमको देखने को मिलता है रशिया में या रूस में, आईएनएस तुशील। देखिए, रशिया में हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो गए हुए थे, क्योंकि भारत और रूस के मध्य में यहां पर 21वां इंडियन रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन का आयोजन किया गया है। नाम से समझ नहीं आया कि क्या है, तो आप ये समझो कि दोनों देशों के मध्य में रक्षा सहयोग स्थापित करने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में उत्पादों का आदान प्रदान करने के लिए, रक्षा क्षेत्र में अलग अलग टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान करने के लिए नॉर्मली इसका आयोजन किया जाता है। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन का, ठीक है। अब यहां पर राजनाथ सिंह ने जो रशिया के द्वारा भारत के लिए बनाया गया है ना आईएनएस तुशील, इंडियन नेवी में शामिल किया है। रशिया के पर्टिकुलर प्लेस में, रशिया का है कलिनिनग्राद पर्टिकुलर प्लेस, यहां पर आईएनएस तुशील को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अगर हम आईएनएस तुशील की बात करते हैं तो एक ये तलवार 3rd क्लास फ्रिगेट्स की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, तो एक युद्धपोत समझो इसको, है ना, जो कि नॉर्मली क्या होता है नेवी में, समुद्री क्षेत्र में, मरीन क्षेत्र में क्या होता है कि किसी अन्य पनडुब्बी को डिटेक्ट करने के लिए, किसी अन्य जो
अदर युद्धपोत है उससे डिटेक्ट करने के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए और किसी अन्य जो भारत की तरफ प्रहार हो रहा है, चाहे वो पनडुब्बी से हो या फिर किसी अन्य युद्धपोत से हो, उसको समुद्र में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है फ्रिगेट्स। ठीक है, तो एक फ्रिगेट है, तलवार थर्ड, मतलब क्लास का नाम है, थर्ड क्लास नहीं है ना, क्लास का नाम है, तलवार थर्ड क्लास फ्रिगेट है ये, जिसे प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा सुनने में, पर सिंपल है अगर आप समझोगे तो। देखिए आईएनएस तुशील, आप तो ये समझो कि जिसे शामिल किया गया है हम उसकी बात करते हैं। तो ये एक युद्धपोत है हमारे लिए आईएनएस तुशील, ठीक है ना। इंडियन नेवी में शामिल किया गया, कहां पर, तो रशिया के कलिनिनग्राद में। देखिए जो हमने तलवार 3 क्लास की बात की है ना, इसमें नॉर्मली इसके तहत जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1135.6, इस प्रोजेक्ट के तहत 6 युद्धपोत पहले ही इंडियन जो नेवी है उसको सौंपे जा चुके हैं, 6 तो बनाए जा चुके हैं। इन्हें कहा जाता है संयुक्त रूप से तलवार क्लास। ठीक है, 3 सेंट पीट्सबर्ग में जो बाल्टिक शिपयार्ड है वहां पर बनाए गए थे, और बाकी के जो 3 जहाज है वो तेग क्लास के, 3 तो हैं तलवार क्लास के और 3 हैं तेग क्लास के, जिन्हें यंत्र शिपयार्ड, ये भी रशिया का ही एक कंपनी है, दोनों शिपिंग रक्षा क्षेत्र के उत्पाद बनाती है रशिया की कंपनी। तो 3 हमारे लिए बनाए हैं, तो 6 तो हम पहले ही ले चुके हैं। अब एक और आया है हमारे पास जिसका नाम है आईएनएस तुशील। ठीक है, एक फ्रिगेट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भैया एक युद्धपोत है, नौसेना में समुद्री सुरक्षा, पेट्रोलिंग के लिए और दुश्मन के जहाजों या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रिगेट। 6 जो हमारे पास पहले आ चुके हैं प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत, अगर हम उनकी बात करें तो फर्स्ट बैच में हमारे पास आए थे आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तबर। सेकेंड बैच में हमारे पास आए आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंद। ये सब हमारे पास पहले से है। और अब एक और आया है, वो कौन सा है, तो वो है आईएनएस तुशील। इसे याद रखिएगा, भारतीय नेवी में शामिल किया गया है रूस के कलिनिनग्राद में। थोड़ा सा टफ लगा होगा, ये आपको समझने में प्रॉब्लम आई होगी, तो एक बार पीडीएफ ले लेना, उसमें पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 दिसंबर 2024 के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझे। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। रिवाइज कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए कौन? शम्मी सिल्वा, है ना। पहले जय शाह थे, उनके हटने के बाद शम्मी सिल्वा बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी? तो ये है 28। दिसंबर 2024 में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो यह हुई है ओमान में। किस देश को यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो कौन है ये? इंडिया। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। किस राज्य से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कहां से? हरियाणा से। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 परियोजना के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 26.46 किलोमीटर ऑलमोस्ट। आगे आएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा 21 दिसंबर को हर साल। गूगल भारत में किस स्थान पर अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो यह सेंटर स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, रबर कॉन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो रबर कॉन 2024 का आयोजन किया गया है केरल के कोच्चि में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दे देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था, इतिहास में किस वर्ष पहली बार दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? तो देखिए, काफी स्टूडेंट ने 1911 आंसर किया है, काफी स्टूडेंट ने 1912 आंसर किया है।
दोनों का नॉर्मली सही है टेक्निकली देखें तो। 1911 में दिसंबर मंथ में दिल्ली को इंडिया की ऑफिशियल कैपिटल घोषित किया गया था और अपनाया गया था 1912 में। तो 1911 भी सही है क्योंकि दिसंबर मंथ में फैसला हुआ था और 1912 में ऑफिशियली शिफ्ट हुए थे, तो ये भी सही है। बाबरनामा की रचना किसने की है? तो बाबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने, ठीक है। और जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है इतिहास में। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? संविधान का आर्टिकल 61 किससे संबंधित प्रावधान करता है या किसके बारे में बात करता है? यह आर्टिकल 61 में किसका उल्लेख है? 2025 में G20 समिट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा यह भी बताना, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।